अकादमी के YouTube चैनल पर मैं अंबुज श्रीवास्तव। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स के बारे में। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं, पिछली क्लासेस में हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। जिसमें सिंपल सेंटेंस की बात हम लोग समाप्त कर लिए थे। हम लोग सिंपल सेंटेंस में ही बात कर रहे हैं फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब के बारे में। मैंने आपको बताया था कि पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में 5 ऐसी क्रियाएं होती है जिसको फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं, और 5 ही ऐसी क्रिया होती है जिसको हम इनफाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। जो 5 इनफाइनाइट वर्ब होती है, जिसमें पहली क्रिया जिरंड है, दूसरी क्रिया प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तीसरी क्रिया पास्ट पार्टिसिपल है, चौथी क्रिया परफेक्ट पार्टिसिपल है और पांचवी क्रिया इन्फिनिटिव है। ये कुल मिलाकर 5 ही ऐसी क्रिया होती है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको हम इनफाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। तो इन 5 इनफाइनाइट वर्ब के बारे में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जिरंड और पार्टिसिपल में कैसे हम डिफरेंस को डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिरंड भी होता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। लेकिन वर्ब के आईएनजी फॉर्म को कब हम जिरंड कहेंगे और कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, इसका डिफरेंसेस क्या है, इसके डिफरेंस को आज हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात की जाए तो अब इतना आपको पता है पहले से कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। और जिरंड की बात की जाए तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ही हम जिरंड के नाम से भी जानते हैं। अर्थात एक बात स्पष्ट है कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म जिरंड भी होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां इच्छा किया वर्ब के आईएनजी फॉर्म को जिरंड कह दिया और जहां इच्छा किया वर्ब के आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दिया। इसके लिए कुछ रूल है, नियम है, डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है जान लेते हैं। हर एक बुक्स में लिखा रहता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म को तब कहेंगे जब वह वर्ब का आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। अर्थात जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे, और जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म सेंटेंस में नाउन के रूप में कार्य करेगा तो हम उसे जिरंड कह देंगे। अब बात की जाए एडजेक्टिव और नाउन की, तो जहां तक एडजेक्टिव और नाउन की बात की जाए तो अभी इतना तो आपको जानकारी होना ही चाहिए, इतना तो आपको पता ही है। नाउन की बात की जाए, नाउन आपको पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। या इसी बात को दूसरे तरीके से आपको यह पता है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन नेमिंग वर्ड होता है, यानी दुनिया में हर एक चीज को नाउन कहते हैं। जो दिख रही है वो सारी चीजें नाउन है, जो नहीं दिख रही है वह भी नाउन है। और जो भी नाम वाली वस्तु है उसे हम कहेंगे कि वह नाउन है। तो नाउन हम मान करके बता रहे हैं कि आपको नाउन आता है। और जहां तक एडजेक्टिव की बात की जाए तो एडजेक्टिव भी आपको पता है कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अर्थात नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। तो जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म
किसी नाउन या प्रोनाउन को बताएगा तो उस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दीजिए, और जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नेमिंग वर्ड के रूप में प्रयोग होता है तो उसको आप जिरंड कह देंगे। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो कि हर एक बुक्स में लिखा रहता है, हर एक किताबें यह बात बताती है, और बहुत कठिन नहीं है, आसान है, आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगी और जिरंड सेंटेंस में नाउन के रूप में कार्य करेगा। अब आइए इस बात को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं और इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उन एग्जाम्पल के माध्यम से जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल को समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई वॉच walking in the morning। इस सेंटेंस में देखिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है वॉकिंग इन द मॉर्निंग। Aisha, a beautiful girl, walking in the morning I saw a beautiful girl। इसमें भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है I like walking in the morning। इसमें भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। नेक्स्ट है वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। इस सेंटेंस में भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। अगला एग्जांपल है I have a walking stick। I have a walking stick। इस वाक्य में भी वॉकिंग आया हुआ है। हम लोग इन एग्जाम्पल के माध्यम से यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस सेंटेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में कार्य कर रहा है और किस सेंटेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। पहला सेंटेंस है आई वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में टहल रहा था। मैं सुबह में टहल रहा था। इस सेंटेंस में आपको समझना है कि वॉकिंग किस रूप में कार्य कर रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस में वॉकिंग से पता चल रहा है कि कार्य मैं कर रहा था और वह टहलने का कार्य कर रहा था। मतलब साफ है कि वॉकिंग से कार्य के होने का बोध हो रहा है। यानी वॉकिंग नाउन के रूप में कार्य नहीं कर रहा है और एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि वॉकिंग किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर वॉकिंग से कार्य होने का बोध हो रहा है, और जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे न तो हम नाउन कहेंगे और न ही हम एडजेक्टिव कहेंगे। इसको तो हमें कहना होगा यह वर्ब है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म वर्ब के रूप में कार्य करे तो इसे हम न तो जिरंड कहेंगे और न ही इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। यह तो क्रिया है, और सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए कि इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ क्रिया का ही तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। नाउन का या एडजेक्टिव का आईएनजी फॉर्म तो लगाते नहीं है, क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। मतलब यह क्रिया होगी, इसको जिरंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है वॉकिंग इन द मॉर्निंग आई सॉ अ ब्यूटीफुल गर्ल। सुबह में टहलते हुए मैंने एक सुंदर लड़की को देखा।
सुबह में टहलते हुए मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। टहलने का कार्य कौन कर रहा है? तो सुबह में टहलते हुए मैंने यानी आई को क्वालिफाई कर रहा है वॉकिंग करते हुए मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। वॉकिंग बता रहा है आई को, आई है प्रोनाउन, और जो शब्द नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब साफ है कि वॉकिंग यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, और एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है तो इसी को हम कह देंगे कि यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी यह प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में टहलना पसंद करता हूं। मैं सुबह में टहलना पसंद करता हूं। यहां पर पसंद करने की बात हो रही है। किस चीज को? वॉकिंग को पसंद करने की बात हो रही है। तो मैं सुबह में टहलना पसंद करता हूं। अगर वॉकिंग को हटा करके यहां पर लिख दिया जाए आई लाइक इलाहाबाद इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में इलाहाबाद को पसंद करता हूं, तो इलाहाबाद हो जाएगा नाउन। अगर हम इलाहाबाद को हटा करके लिख देते हैं आई लाइक संगम एकेडमी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में संगम एकेडमी को पसंद करता हूं, तो यहां पर संगम एकेडमी नाउन हो जाएगा, क्योंकि नाम है अर्थात स्पष्ट है कि यहां हम जो रख रहे हैं वह नाउन हो रहा है। तो वॉकिंग भी नाउन ही कहलाएगा, क्योंकि यहां पर वॉकिंग से न तो किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है और न ही वॉकिंग किसी को क्वालिफाई कर रहा है, न ही यह क्वालिफाई कर रहा है किसी को, न ही इससे किसी कार्य का होना या करना पाया जा रहा है। यहां पर नाम के रूप में प्रयोग किया गया है आई लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलना पसंद करता हूं। यहां पर वॉकिंग नाउन कहलाएगा, और जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में कार्य करे इसे ही हम कह देंगे कि यह है जिरंड, इसे हम जिरंड कहेंगे। इसी प्रकार से अगले एग्जाम्पल की बात की जाए। अगला एग्जाम्पल है वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इस सेंटेंस में भाई वॉकिंग से कोई कार्य नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि टहलने का कार्य हो रहा है। वॉकिंग से कोई कार्य नहीं हो रहा है, न ही वॉकिंग किसी को क्वालिफाई कर रहा है, किसी को क्वालिफाई भी नहीं कर रहा है, न ही किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। यहां पर तो नाम के रूप में प्रयोग हुआ है कि वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यानी यहां पर नाम के रूप में प्रयोग किया गया है, और नाम के रूप में प्रयोग किया गया है यह नाउन होगा, और नाउन होगा तो हम इस क्रिया के आईएनजी फॉर्म को जिरंड कह देंगे, यह जिरंड कहलाएगा। और ऐसे भी सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो नाउन ही होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। अभी इस बात को हम आगे आपको बताते हैं, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि सब्जेक्ट के रूप में आया है, नाउन होगा तो इसे हम कहेंगे कि यह है जिरंड। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है आई हैव अ वॉकिंग स्टिक। मेरे पास एक टहलने वाली छड़ी है, यानी मेरे पास एक छड़ी है। छड़ी को हम क्या कहेंगे? नाउन। भाई स्टिक नाउन है, लेकिन ऐसे नहीं लिखा है कि मेरे पास एक छड़ी है, लिखा हुआ है कि मेरे पास एक टहलने वाली छड़ी है। टहलने वाली छड़ी है, यानी वॉकिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्टिक को क्वालिफाई कर रहा है। स्टिक है नाउन, और नाउन को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव कहलाएगा, और क्रिया का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में कार्य करे उसे हम कह देंगे कि वह है प्रेजेंट पार्टिसिपल, या प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि क्रिया का आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव के रूप में कार्य करे तो हम उसे कह देंगे कि वह है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और क्रिया का आईएनजी फॉर्म जब नाउन के रूप में कार्य करे तो हम उसे कह देंगे कि वह है जिरंड। आपको जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर समझ में आ गया होगा।
लेकिन अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या महसूस होती है, कोई दिक्कत महसूस होती है, तो मैं आपको एक और भी शॉर्टकट रास्ता बता देता हूं, एक दूसरा तरीका मैं बता देता हूं। उस तरीके से भी आप पहचान कर लीजिएगा, उस तरीके से और भी इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और यह दूसरा तरीका जान लीजिए कि जब क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में अर्थ निकलता है, उस शब्द का अर्थ यानी वर्ब का अर्थ और वर्ब के अर्थ के साथ ना ने नी के रूप में अर्थ निकलता है, ना ने नी के रूप में यदि अर्थ निकलता है तो उसे ही हम कह देंगे कि वह जिरंड है। और जब क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में अर्थ निकलता है, उस शब्द का अर्थ यानी क्रिया का अर्थ और उस शब्द के अर्थ के साथ यदि करके या हुए या वाला या वाली के रूप में अर्थ निकलता है, तो हम उसे ही कह देंगे कि वह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अर्थात इस तरीके से अप्लाई कीजिए, हमें लगता है कि एकदम इजी, आसान हो गया, किसी भी प्रकार की अब दिक्कत नहीं रह गई। आप आसानी से मीनिंग निकाल सकते हैं, हर एक सेंटेंस का मीनिंग निकाल करके इस नियम से चेक कर लेते हैं कि यह नियम अप्लाई हो रहा है कि नहीं। जैसे पहला एग्जांपल है, आई वॉज वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहल रहा था। वॉकिंग का अर्थ क्या निकल रहा है? मैं सुबह में टहल रहा था, यानी वॉकिंग का अर्थ निकल रहा है सुबह में टहल रहा था, टहल रहा रही के रूप में अर्थ निकल रहा है। तो क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में अर्थ क्रिया प्लस रहा रही के रूप में निकलता है, तो उसको ना तो हम जिरंड कहेंगे और उसको ना तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, अर्थात वह क्रिया कहलाएगी। यह क्रिया है, इसको आप ना तो जिरंड कह सकते हैं, ना ही प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। अगला एग्जाम्पल है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग आई सा अ ब्यूटीफुल गर्ल, सुबह में टहलते हुए मैंने एक सुंदर लड़की को देखा। सुबह में टहलते हुए, वॉकिंग का अर्थ क्या निकल रहा है? टहलते हुए, यानी क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में अर्थ निकल रहा है टहलते हुए, यानी क्रिया प्लस हुए के रूप में अर्थ निकल रहा है। और क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में अर्थ क्रिया प्लस हुए के रूप में निकलता है, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ है और यह बिल्कुल सही है, मतलब यह नियम आसानी से आप अप्लाई कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल है, आई लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलना पसंद करता हूँ। मैं सुबह में टहलना पसंद करता हूँ। वॉकिंग का हिंदी में अर्थ निकल रहा है टहलना, साफ है यहाँ से इसका मीनिंग साफ है, स्पष्ट है कि आई लाइक वॉकिंग इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में टहलना पसंद करता हूँ। क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में अर्थ निकल रहा है और क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में अर्थ क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में निकलता है, तो हम उसे जिरंड कह देते हैं, इसे जिरंड कहा जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वॉकिंग का यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है टहलना, यानी क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में अर्थ निकल रहा है और क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में अर्थ क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में निकलता है। इसे हम कह देंगे कि यह जिरंड है, मतलब साफ है कि जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में कोई अंतर, कोई कठिनाई आपको नहीं होगी, आसानी से आप पहचान कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव अ वॉकिंग स्टिक, मेरे पास एक टहलने वाली छड़ी है। वॉकिंग स्टिक, वॉकिंग का अर्थ निकल रहा है टहलने वाली छड़ी है, यानी वॉकिंग का हिंदी में टहलने वाली के रूप में निकल रहा है और क्रिया के आईएनजी फॉर्म का अर्थ क्रिया प्लस वाला वाली के रूप में निकलता है, तो हम कह देंगे कि वह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अर्थात वॉकिंग को हम कहेंगे कि यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आसानी से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी पहचान कर लेंगे और जिरंड भी पहचान कर लेंगे।
और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अभी मैं आपको बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूं और इस बेसिक फंडामेंटल के दौरान जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ये सारी चीज़ें टॉपिक के दौरान आपको मिलता रहेगा। आपको यह बेसिक फंडामेंटल क्लियर रहेगा तो टॉपिक को समझने में कोई समस्या नहीं होगी, आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आयशा, some grapes, hanging from the vine। मैंने लता से लटकते हुए कुछ अंगूरों को देखा। लता से लटकते हुए यानी स्पष्ट है, हैंगिंग का अर्थ निकल रहा है लटकते हुए, यानी क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में मीनिंग निकल रहा है क्रिया प्लस हुए के रूप में। इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। और ऐसे भी हैंगिंग कौन कर रहा था, तो ग्रेप्स, ग्रेप्स को बता रहा है हैंगिंग, और ग्रेप्स नाउन है। नाउन को बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। हम इसे कह देंगे कि यह एडजेक्टिव है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है रनिंग इन द मॉर्निंग, keeps our body fit। सुबह में दौड़ना हमारे बॉडी को फिट रखता है। सुबह में दौड़ना यानी रनिंग का मीनिंग निकल रहा है दौड़ना, यानी क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में अर्थ निकल रहा है क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में। और क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में मीनिंग क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में निकलता है, तो हम इसे कह देंगे कि यह है जिरंड। स्पष्ट है क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में निकलता है, तो हम उसे जिरंड कह देंगे। जिरंड है और यह बिल्कुल सही है। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यह क्वेश्चन स्पॉटिंग द एरर के रूप में भी आ चुका है। यहां पर टू को हटा करके फार दे देता है और एरर पूछ लेता है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि इंजूरियस के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, किसी अदर प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। स्मोकिंग का मीनिंग निकल रहा है धूम्रपान करना, अर्थात क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में अर्थ निकल रहा है, और क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में अर्थ क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में निकलता है, तो हम उसे ही कह देंगे कि वह है जिरंड, क्योंकि क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में अर्थ क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में निकलता है, तो जिरंड होता है। ऐसे भी स्मोकिंग किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, न ही स्मोकिंग से कोई कार्य हो रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे पहचान करेंगे और जिरंड को कैसे पहचान करेंगे। इन दोनों के यूजेस में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब आगे आइए हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम इसके बारे में और जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि
प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब हम करते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए कंडीशन है, कुछ नियम है। नियम कंडीशन क्या है, आइए हम उसके बारे में भी चर्चा कर लें। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करने के लिए आपको कंडीशन पता होना चाहिए। इसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि, अब कंडीशन से पहले एक और भी बात जान लीजिए। अगर आपके दिमाग में यह प्रश्न बन रहा होगा कि फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब हम क्यों आपको बता रहे हैं, या जिरंट प्रेजेंट पार्टिसिपल हम क्यों आपको बता रहे हैं, तो इसका जवाब होगा कि जब हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक सिंपल बनाना होता है, तो ऐसे स्थिति में ही हम फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब का प्रयोग करते हैं। बात हम लोग कर रहे थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करेंगे, तो इसके लिए दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है कि दिए हुए दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होता है, अथवा पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट ही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता है, तभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम का प्रयोग करते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार कि दिए हुए दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक होता है, अथवा पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट ही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होता है, तभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम का प्रयोग करते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि दिए हुए दोनों वाक्यों के कार्यों के समय में अंतर नहीं होना चाहिए, अपितु दोनों वाक्यों का कार्य कुछ देर तक साथ साथ चलता रहे, तभी हम वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार जान लीजिए कि दिए हुए दोनों वाक्यों के कार्यों में समय का अंतर नहीं होना चाहिए, अपितु दोनों वाक्यों का कार्य कुछ देर तक साथ साथ चलना चाहिए, तभी हम वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल के नियम का प्रयोग करते हैं। अब ये तो कंडीशन हमने जान लिया। रूल क्या कहता है, यह दूसरा कंडीशन था। अब रूल कहता है कि रूल भी दो है। पहला है कि जिस वाक्य का कार्य बाद में समाप्त होता है, जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त होता है, उसके सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। और जिस वाक्य का कार्य बाद में समाप्त होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, अर्थात कॉमा लगा करके उसे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो यह दो नियम है, दो कंडीशन और दो नियम है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है सी saw a snake, she ran away. She saw a snake, she ran away. वह एक स्नेक को देखी और वह भाग गई। देखिए दो सिंपल सेंटेंसेज है, इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके एक सिंपल हमें बनाना है। यह एक सिंपल सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है, यह भी एक सिंपल सेंटेंस इसलिए है क्योंकि यह एक फाइनाइट वर्ब है। यह दो सिंपल सेंटेंसेज है, दोनों सिंपल सेंटेंसेज को ज्वाइन करके एक सिंपल बनाना है। तो दोनों सिंपल को ज्वाइन करके एक सिंपल बनाने के लिए अब कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। कंडीशन अभी मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य का कंडीशन हमने बताया था कि दिए हुए दोनों वाक्यों का कर्ता एक होना चाहिए, अथवा पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट ही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस दोनों वाक्यों में देखा जाए तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम है, यानी पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन हमने बताया है कि दिए हुए दोनों वाक्यों के कार्यों में समय का
अंतर नहीं होता है, अपितु दोनों वाक्यों का कार्य लगभग साथ साथ चलता रहता है। देखिए दोनों वाक्यों के कार्यों में समय का अंतर नहीं है। वह एक स्नेक को देखी, वह भाग गई, भाई जैसे ही देखेगी वैसे ही भाग जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी वह देखेगी और 2 घंटे बाद वह भागना शुरू करेगी, भाई जैसे देखेगी स्नेक को वैसे ही भाग जाएगी। तो दोनों वाक्यों के कार्यों में समय का अंतर नहीं है। स्पष्ट हो गया कि यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम अप्लाई हो रहा है। अब नियम हमने क्या बताया है, रूल हमने क्या बताया है? रूल हमने बताया है कि जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त होता है उसके कर्ता को हटा देते हैं, और जिस वाक्य का कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, उसे एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो देखा जाए पहले वाक्य का कार्य पहले समाप्त हो रहा है, सी सा स्नेक, भाई पहले वह स्नेक को देखेगी तभी वह भागेगी। तो जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त होगा उसके सब्जेक्ट को हटा देंगे। इसको हटा दिया हमने, इसके क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में परिवर्तित कर देंगे। तो इसके क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में परिवर्तित कर लीजिए, सीइंग अ स्नेक हो गया। और जिस वाक्य का कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते, उसे एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो जिस वाक्य का कार्य बाद में समाप्त होगा कोई परिवर्तन नहीं कीजिए, इसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए। तो सी रैन अवे स्पष्ट हो गया कि यह एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब है और एक फाइनाइट वर्ब को हमने इनफाइनाइट वर्ब में बदल दिया है, और इनफाइनाइट वर्ब अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया है। और इनफाइनाइट वर्ब एक सिंपल सेंटेंस में तो कई हो सकते हैं, लेकिन फाइनाइट वर्ब केवल एक ही होनी चाहिए, यह सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, आई शा अ बॉय, ही वॉज स्विमिंग in the river. I saw a boy, he was swimming in the river. यह भी एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब है सा। यह भी एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें फाइनाइट वर्ब है वॉज स्विमिंग, और दोनों सिंपल को कंबाइन करके एक सिंपल बनाना है तो कंडीशन पहले अप्लाई कर लीजिए। कंडीशन हमने पहला कंडीशन बताया है कि दिए हुए दोनों वाक्यों का कर्ता एक होता है, अथवा पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट ही दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो देखिए दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट एक तो नहीं है, लेकिन पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट ही दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है। मैंने एक लड़के को देखा, वह नदी में तैर रहा था, यानी कौन नदी में तैर रहा था? वह लड़का नदी में तैर रहा था। तो ही आया है बॉय के लिए, यानी कंडीशन पहला अप्लाई हो गया कि पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट ही दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट है। दूसरा कंडीशन अप्लाई कर लीजिए। देखिए दूसरा भी कंडीशन अप्लाई हो रहा है, दोनों वाक्यों का कार्य साथ साथ चल रहा है। मैंने एक लड़के को देखा, वह नदी में तैर रहा था, यानी मैं देख रहा था वह तैर रहा था। देखने का कार्य भी जारी था, तैरने का कार्य भी जारी था, दोनों कार्य साथ साथ चल रहा है। कंडीशन दोनों ही अप्लाई हो गया यहाँ पर। अब नियम की बात की जाए तो नियम मैंने अभी बताया है कि जिस वाक्य का कार्य पहले समाप्त होगा उसके सब्जेक्ट को हटा देते हैं और उसके क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, और जिस वाक्य का कार्य बाद में समाप्त होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको सावधानी के साथ यहां पर अप्लाई करना होगा, क्योंकि यहां पर देखिए पहले से क्रिया का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, मतलब स्पष्ट है कि तैरने का कार्य पहले से चल रहा है। तो अगर कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस है तो जिस सेंटेंस का टेंस कंटिन्यूअस होता है उसके सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं और आईएनजी सहित पूरे फ्रेज को पहले वाक्य के अंत में जोड़ देते हैं। तत्पश्चात हम इसको एक सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित कर लेते हैं। तो दोनों सिंपल को जोड़ करके एक सिंपल बनाएंगे तो यह हो जाएगा आई शा अ बॉय स्विमिंग इन द रिवर। आई शा अ बॉय,
स्विमिंग इन द रिवर, मैंने एक लड़के को नदी में तैरते हुए देखा। स्पष्ट हो गया कि तैरते हुए देखा, मीनिंग भी निकाल करके आप चेक कर सकते हैं। तैरते हुए क्रिया प्लस हुए के रूप में अर्थ निकल रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। और ऐसे भी स्विमिंग बता रहे हैं बॉय को, बॉय नाउन है, नाउन को बताएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। यह एडजेक्टिव हो गया अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया और एक सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक फाइनाइट वर्ब है सा और यह इनफाइनाइट वर्ब है, और इनफाइनाइट वर्ब तो एक सिंपल सेंटेंस में कई हो सकते हैं। तो स्पष्ट हो गया यहां पर कि सिंपल सेंटेंस को हम कब अप्लाई करते हैं। अब जीरंड के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग चर्चा कर ले। जीरंड के बारे में कि जीरंड का प्रयोग हम कब करेंगे, जीरंड का यूज क्या होगा, तो सबसे पहले यह आप नियम समझ लीजिए कि जीरंड का प्रयोग हम तभी करते हैं जब दिए हुए वाक्य में क्रिया का आईएनजी फॉर्म आया होता है और वाक्य में नाउन के रूप में कार्य करता है, तो ऐसे स्थिति में ही हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म वाक्य में आया होता है और वह वाक्य में नाउन के रूप में कार्य करता है, तभी हम वहां पर जीरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि यह लिखा हुआ है, नेहा इज अ सिंगर। नेहा इज अ सिंगर, नेहा एक सिंगर है। इसमें सब्जेक्ट है नेहा, अर्थात नेहा नाउन है और यह सब्जेक्ट के रूप में इस वाक्य में प्रयोग किया गया है। अब हम नेहा के लिए लिख लेते हैं सी इज अ सिंगर, वह एक सिंगर है, यानी सी आया हुआ है नेहा के लिए और नेहा इस वाक्य में सब्जेक्ट है और नेहा इस वाक्य में नाउन है। नेहा के लिए हमने सी लिख लिया तो इस वाक्य में सी सब्जेक्ट हो गया और सी यहां पर प्रोनाउन हो गया क्योंकि नेहा के लिए प्रयोग किया गया है। तो एक बात स्पष्ट है कि सेंटेंस में, ये पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में आप याद रखिएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में हमेशा या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। कहीं भी कभी भी यह बात आप अप्लाई करेंगे और याद रखेंगे कि हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। जैसा कि नेहा नाउन है और सी प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो बड़ी लिमिटेड है, प्रोनाउन तो बड़ी सीमित है, जैसे ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, सो ऑन। इस प्रकार से बड़ी सीमित संख्या में प्रोनाउन है, लेकिन नाउन तो बहुत है, अनलिमिटेड है नाउन। तो नेहा नाउन और सी को प्रोनाउन कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि सिंगिंग इज एन आर्ट। सिंगिंग एक कला है, गीत गाना एक कला है। सिंगिंग यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आया हुआ है। अभी मैंने बताया है कि सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो सिंगिंग को हम प्रोनाउन तो कह नहीं देंगे क्योंकि यह किसी नाउन के स्थान पर तो आया नहीं है, यह नाउन कहलाएगा। अर्थात सिंगिंग यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। अगर इसी को हम लिख देते हैं कि आई लाइक सिंगिंग, मैं गीत गाना पसंद करता हूं। यहां पर भी सिंगिंग नाउन है क्योंकि मैं गीत गाना पसंद करता हूं। यहां पर अर्थ निकल रहा है गीत गाना, यानी क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में अर्थ निकल रहा है, तो यह जिरंड कहलाएगा। और यहां भी अर्थ निकल रहा है गीत गाना, यानी क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में अर्थ क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में निकल रहा है और क्रिया के आईएनजी फॉर्म का हिंदी में क्रिया प्लस ना नेनी के रूप में निकलता है, जिरंड कहलाएगा। यह जिरंड है, नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। अर्थात यह बात हमेशा के लिए याद रखिए कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में आता है, वह नाउन होता है या ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब है और सिंगिंग
ऑब्जेक्ट है, वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में अगर क्रिया का आईएनजी फॉर्म आए तो उसे भी हम कहेंगे कि वह है जिरंड, क्योंकि वह नाउन के रूप में प्रयोग होगी, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा या तो नाउन या तो प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। जैसे अक्सर एग्जाम में आया करता है, कंपटीशन में आया करता है, कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस है जिसके पश्चात जनरली जिरंड का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे बिफोर है, आफ्टर है, फ्रॉम है, ऑफ है, फॉर है, टू है। ये ऐसे प्रीपोजिशंस है जिनके पश्चात जिरंडियल फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, यानी जिरंड का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल जान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल है बिफोर लीविंग द बेड ही टेक्स टी, यानी बिस्तर छोड़ने से पहले वह चाय पीता है। मतलब स्पष्ट है कि बिफोर के तुरंत पश्चात क्रिया का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, इसे हम कहेंगे कि यह है जिरंड। जैसे नेक्स्ट है आफ्टर रीचिंग होम ही टेक्स बाथ। घर पहुंचने के पश्चात वह स्नान करता है। स्पष्ट है कि आफ्टर के पश्चात यहां पर यह जिरंड आया हुआ है, क्रिया का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। जैसे द गार्ड prevented the students from entering the common hall। गार्ड ने छात्रों को कॉमन हॉल में प्रवेश करने से रोक दिया, मना कर दिया। तो यहां पर स्पष्ट है कि फ्रॉम के पश्चात वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी जिरंड का प्रयोग हुआ है। जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गीत गाने का शौकीन है। देखिए ऑफ के बाद क्रिया का आईएनजी फॉर्म आया हुआ है, इसे हम जिरंड कहेंगे। अर्थात सामान्य तरीके से याद रखेंगे आप कि बिफोर, आफ्टर, ऑफ, फॉर, टू के पश्चात जिरंड का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे भी फ्रेज है जिनके पश्चात जिसके पश्चात आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे, मतलब जिरंड का ही प्रयोग करेंगे। जैसे विद अ व्यू टू के पश्चात वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही आता है। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू, डेडिकेटेड टू, डेडिकेटेड टू, कमिटेड टू,
इनके पश्चात हमेशा क्रिया का आईएनजी फॉर्म ही आता है। कमिटेड टू, इज, एम, आर प्लस यूज्ड टू, इनके पश्चात क्रिया का आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे टेक टू, टेक टू, तो विद अ व्यू टू, डेडिकेटेड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, कमिटेड टू, इज, एम, आर प्लस यूज्ड टू, टेक टू, सो ऑन। इनके पश्चात हमेशा क्रिया किया जाता है। इनके पश्चात हमेशा अगर क्रिया आए, वर्ब का प्रयोग हो, तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही आएगा, मतलब जिरंड का ही प्रयोग किया जाएगा, जिरंडियल फॉर्म ही आता है। यह इससे अक्सर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ और क्रियाएं भी हैं जिनके पश्चात क्रिया का आईएनजी फॉर्म ही आता है, मतलब जिरंड का ही प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं वह कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनके पश्चात जिरंड का ही प्रयोग किया जाता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको याद रखना होगा, नहीं याद करेंगे तो आप हमेशा गलती करते रहेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आया करता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स को लिखवा देता हूं जिनके पश्चात जिरंड का ही प्रयोग किया जाता है। आप नोट कर लेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि उन्हें आपको याद ही करना होगा। तो ये आपके स्क्रीन पर क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का, इन वर्ब्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन क्रियाओं के पश्चात जिरंड का प्रयोग किया जाता है। यह बात आप याद रखेंगे और आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे की बात अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज तक इतना ही शेष है। जय हिंद, जय भारत।